नमस्कार दोस्तों, मैं रवि स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल स्टडी अफेयर्स पर। साथियों, हम कई दिनों के बाद मिल रहे हैं और आज हम बात करेंगे चाइना तिब्बत कन्फ्लिक्ट के बारे में। चाइना तिब्बत कन्फ्लिक्ट आज का हमारा विषय रहेगा और इसके साथ में ही हम थोड़ा सा जानेंगे दलाई लामा के बारे में। आप अक्सर न्यूज़ वगैरह में सुनते रहते हैं दलाई लामा। तो दलाई लामा क्या है और क्या कुछ तरह की परिस्थितियां रही हैं तिब्बत के अंदर, उन सब बातों के बारे में आज हम आपसे चर्चा करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मैं आपको तिब्बत दिखा देता हूँ। तिब्बत कहाँ पर है, ये देखिए, ये तिब्बत है। ये मैंने इसको राउंड कर दिया इसके चारों तरफ। ये तिब्बत है दोस्तों। और जो बच गया, जो ये रीजन बच गया, ये वाला, ये चाइना है दोस्तों। और एक बात मैं आपको बता दूं, तिब्बत पर कब्जा करने के बाद तिब्बत चाइना का 1/4 हिस्सा है। यानी आप ये कह सकते हैं चीन का 25% हिस्सा तिब्बत है। और तिब्बत के बारे में एक और खास बात है, तिब्बत बौद्ध धर्म अनुयायियों का देश है। इसको संसार की छत भी बोला जाता है। पामिर का जो पठार है वो भी इसी को बोला जाता है। संसार की छत भी इसी को बोला जाता है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा इतिहास पर नजर डाल लेते हैं कि क्या कुछ इतिहास रहा है तिब्बत का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वैसे तो दोस्तों तिब्बत का इतिहास बहुत लंबा चौड़ा है, बहुत पुरानी सभ्यता है इनकी, लेकिन हम बहुत पीछे नहीं जाएंगे। हम शुरुआत करेंगे तिब्बत की स्वतंत्रता से। तो 1912 में दोस्तों 13वें दलाई लामा ने तिब्बत की आज़ादी की घोषणा कर दी थी। दलाई लामा क्या था ये आपको मैं आगे बताऊंगा। 1912 में क्या हुआ, 13वें दलाई लामा ने तिब्बत की आज़ादी की घोषणा कर दी। अब तिब्बत के ऊपर किसका कब्जा था, किन का राज था, तो जो आपने अक्सर सुने होंगे मंगोल लोगों का तिब्बत के ऊपर राज था। और 1912 में तिब्बत स्वतंत्र हो गया। 1935 में 14वें दलाई लामा का जन्म हुआ। 1935 में 14वें दलाई लामा का जन्म हुआ। अब दलाई लामा कौन, ये वही वाले दलाई लामा है दोस्तों जो आजकल सुर्खियों में रहते हैं, जो न्यूज में रहते हैं आजकल। इनका जन्म 1935 में हुआ था। तो ये दलाई लामा की बचपन की तस्वीर है, आप देख सकते हैं बचपन की तस्वीर। तो मैं आपको बता देता हूँ दलाई लामा का तिब्बत के अंदर क्या रोल है, क्या वैल्यू है दलाई लामा की। सबसे पहले मैं आपको दलाई लामा के नाम का अर्थ बता देता हूँ। दलाई लामा का मतलब होता है ज्ञान का महासागर। और जो दलाई लामा होता है वो तिब्बत का पॉलिटिकल और स्पिरिचुअल लीडर होता है। आध्यात्मिक और राजनीतिक लीडर दलाई लामा है तिब्बत का। और 1950 में 14वें दलाई लामा को तिब्बत का हेड ऑफ स्टेट बनाया गया। अभी मैंने जो छोटा सा बच्चा दिखाया आपको, उनको 15 साल की उम्र में वहां का हेड ऑफ स्टेट बना दिया गया। अब दलाई लामा के बारे में मैं 2-4 बातें आपको बता देता हूँ। दलाई लामा खुद को साइंटिफिक बताते हैं। वो पुरानी परंपराएं, रूढ़िवादी परंपराएं, उनके अंदर विश्वास नहीं करते। वो खुद को साइंस से जुड़ा हुआ बताते हैं। उनकी जो फेवरेट फिल्में हैं वो साइंस बेस्ड फिल्में होती हैं। और उनके एक खास बात और, वो हमेशा युद्ध को प्रेफर नहीं करते। युद्ध को वो बहुत ही गलत मानते हैं। यह तो आपने दलाई लामा के बारे में जाना। तो फिर साथियों क्या होता है, 1949 में माओ जेडोंग की कम्युनिस्ट पार्टी सत्ता में आती है। माओ जेडोंग, आपने दलाई लामा के बारे में जाना। अब हम कम्युनिस्ट पार्टी की बात करेंगे जो चाइना के अंदर आती है, उसकी हम बात करेंगे। उसकी बात करना जरूरी है। तो क्या होता है, 1949 में माओ जेडोंग की कम्युनिस्ट पार्टी सत्ता में आती है। 1951 में चीन क्या कर देता है, माओ जेडोंग क्या कर देता है, तिब्बत के ऊपर हमला कर देता है। हमला क्यों कर देता है तिब्बत के ऊपर, क्योंकि माओ जेडोंग अपने लोगों को विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हमारे सत्ता में आने से
हम चीन की जो सीमाएं हैं उनको बढ़ा देंगे, इसलिए वह तिब्बत पर हमला कर देते हैं। तो हमला करने के बाद क्या होता है दोस्तों, कम से कम 30-35 हजार लोग तिब्बत के अंदर घुस जाते हैं, चाइनीज सोल्जर घुस जाते हैं हथियारों के साथ, और वो वहां की पब्लिक को मारना शुरू कर देते हैं। तो फिर क्या होता है, तिब्बत के लोग सरेंडर कर देते हैं, और सरेंडर करने के बाद क्या होता है, 1951 में वहां पर 17 सूत्री एक फॉर्मूला साइन होता है तिब्बत के बीच में और दलाई लामा के बीच में। 17 सूत्री फॉर्मूला एक पर वहां पर हस्ताक्षर किए जाते हैं। इस 17 सूत्री फॉर्मूले का मेन कॉन्सेप्ट क्या था? इस फॉर्मूले का मेन कॉन्सेप्ट ये था कि तिब्बत एक ऑटोनोमस रीजन रहेगा, वहां के लोगों को फ्रीडम रहेगी, प्रेस की फ्रीडम रहेगी, उनको अपने मठों में जाने की फ्रीडम रहेगी, उनको अपनी संस्कृति को फॉलो करने की फ्रीडम रहेगी। इस तरह से इन्होंने दलाई लामा को वादा किया कि हम आपको ऑटोनोमस रीजन बना देते हैं। दलाई लामा ने इस बात को मान लिया। लेकिन अब चाइना तो चाइना है, जो अपने वायदे से न मुकरे तो फिर वो चाइना क्या। तो 1959 में क्या हुआ, तिब्बत के लोगों को लगा कि चीन हमारे ऊपर जो ज्यादती कर रहा है, वह 17 सूत्री फॉर्मूले का पालन नहीं कर रहा है। तो वहां के लोगों ने क्या किया, 1959 में चाइना के खिलाफ विद्रोह का बिगुल फूंक दिया। 1959 में वहां पर विद्रोह हुआ, और विद्रोह होने के बाद क्या होता है, विद्रोह नाकाम हो जाता है और दलाई लामा अपने 80,000 समर्थकों के साथ भारत आ जाते हैं। और भारत ऐसे ही नहीं आ गए कि मुंह उठाया और भारत आ गए, पता नहीं कितने पहाड़ पर्वत दर्रे नदियां इनको लांघनी पड़ी। और विश्व समुदाय को इतनी चिंता हो रही थी कि दलाई लामा कहीं मर तो नहीं गए हैं, दलाई लामा को चीन वालों ने पकड़ तो नहीं लिया है। लेकिन जब दलाई लामा अरुणाचल प्रदेश पहुंचे तो विश्व समुदाय ने राहत की सांस ली थी। फिर मैंने आपको माओ जेडोंग के बारे में बताया। 1966 में क्या होता है, माओ की सांस्कृतिक क्रांति होती है। माओ जेडोंग ने 1966 से 1976 तक एक सांस्कृतिक क्रांति की थी। इस सांस्कृतिक क्रांति का मेन लक्ष्य क्या था? माओ जेडोंग खुद को नास्तिक बताता था, वह खुद को मार्क्सवादी बताता था। उसका कहना था धर्म एक अफीम की तरह है, वह मार्क्स के विचारों को फॉलो करता था। उसने पूरे तिब्बत से धर्म को उखाड़ने का, आप कह सकते हो, ठेका ले लिया था। तो उसने क्या किया, वहां पर लगभग 6,000 मठों को तोड़ दिया। 6,000 मठ, तिब्बत के अंदर 6,000 मठ थे, उन सब को तोड़ दिया और लाखों लोगों को मार दिया। और 1989 में क्या होता है, दलाई लामा को शांति का नोबेल पुरस्कार मिल जाता है 1989 में। और वहां पर उस वक्त यूनेस्को एक लिस्ट जारी करता है और बताता है कि तिब्बत के अंदर कितने मठ बचे हैं। तो 1989 में वहां पर सिर्फ 60 मठ बचे थे। 6,000 मठ में से वहां पर सिर्फ 60 मठ बचे थे। और 1989 में तिब्बत के अंदर चाइना क्या कर देता है, मार्शल लॉ लागू कर देता है। ये माओ जेडोंग है, कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर। मैंने आपको पहले भी बता रखा है, इन्होंने 1949 के अंदर चीन के अंदर रेवोल्यूशन की थी। और उस वक्त वहां के लीडर चियांग काई शेक चाइना छोड़कर भाग गए थे और वे एक द्वीप पर जाकर बस गए थे। उसी द्वीप को आज के वक्त ताइवान कहा जाता है। ये एक और तस्वीर है माओ जेडोंग की, आप देख सकते हैं। तो साथियों, तिब्बत के अंदर आपने देखा दलाई लामा स्पिरिचुअल लीडर होता है और पॉलिटिकल लीडर होता है। एक और शब्द है, उसका नाम है पंचेन लामा। अब पंचेन लामा का क्या काम होता है? पंचेन लामा, आप ये कह सकते हो, तिब्बत का दूसरा धर्मगुरु होता है। दूसरे नंबर का धर्मगुरु होता है तिब्बत का। और पंचेन लामा की घोषणा कौन करता है? जो मौजूदा दलाई लामा होता है। आप समझ रहे हैं ना बात को? जो मौजूदा दलाई लामा है वो पंचेन लामा की घोषणा करेगा। अभी जो 14वें दलाई लामा है, इन्होंने 1995 में क्या किया, इन्होंने एक 6 वर्षीय बालक, एक 6 वर्षीय बच्चा था, उसको इन्होंने पंचेन लामा बना दिया।
अब ये पंचेन लामा काम क्या करता है दोस्तों, ये मैं आपको बताता हूँ पंचेन लामा का काम क्या होता है। दलाई लामा ने पंचेन लामा को बना दिया, पंचेन लामा बना दिया। अब जब दलाई लामा की देह बीत जाएगी, जब दलाई लामा नहीं रहेंगे, तो पंचेन लामा नया दलाई लामा खोजने में मदद करेंगे। पंचेन लामा का ये महत्व है तिब्बत की संस्कृति में। लेकिन जैसे ही दलाई लामा ने उनको डिक्लेयर किया पंचेन लामा, चीन की सरकार ने उनको गायब करवा दिया, पंचेन लामा को गायब करवा दिया, और वहां पर अपना एक पपट, अपनी एक कठपुतली के तौर पर वहां पर अपना पंचेन लामा बिठा दिया वहां पर। और तिब्बत के लोग पूछते भी हैं चाइना से कि पंचेन लामा कहाँ पर है, तो चाइना वाले बोलते हैं कि वो सुरक्षित हैं और सही जगह पर रह रहे हैं, और उनके घर वाले चाहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप उनके परिवार के मामले में नहीं किया जाए। तो जैसे ही चीन ने वहां पर अपना पपट पंचेन लामा बिठाया, दलाई लामा ने घोषणा कर दी कि अगला पंचेन लामा इलेक्टेड होगा। समझ रहे ना बात को, दलाई लामा ने घोषणा कर दी कि अगला पंचेन लामा इलेक्टेड होगा। और अभी मैं आपको बता देता हूँ, अभी 6 जुलाई को दलाई लामा का 85वां बर्थडे था। अभी 6 तारीख को इनका 85वां बर्थडे मनाया गया था। भारत सरकार ने इनको विश भी किया था, हालांकि कई सालों के बाद भारत सरकार ने इनको विश किया। एक्चुअली क्या था, जब से मोदी गवर्नमेंट आई है, मोदी गवर्नमेंट दलाई लामा को विश करने से बचती थी, क्योंकि चीन दलाई लामा को अलगाववादी लीडर मानता है, और भारत ये सोचता था, मोदी सरकार ये सोचती थी कि अगर दलाई लामा को विश कर दिया तो चीन हमसे नाराज हो जाएगा। लेकिन मोदी सरकार को समझ में आ गया कि चीन की कितनी ही जी हजूरी कर लो, चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। चीन ने, आपने देखा होगा, अभी डोकलाम के अंदर आमने सामने आ चुके हैं, गलवान वैली में हमारी झड़प हुई, हमारे बहुत सारे सैनिक शहीद हो गए, चाइना के भी हुए। लेकिन मोदी सरकार को ये बात समझ में आ गई कि चाइना को अगर काउंटर करना है तो दलाई लामा का साथ बहुत ही जरूरी है। और मैं आपको इम्पोर्टेंट बात बता देता हूँ, 1989 में मैंने जैसे आपको बताया वहां पर 60 ही मठ बचे थे, और वहां पर तिब्बत की संस्कृति के अंदर बहुत सारी पांडुलिपियां थी, बहुत सारी मूर्तियां थी। उन सब को चीन ने अंतरराष्ट्रीय मार्केट में अरबों डॉलर के अंदर बेच दिया था, अरबों डॉलर के अंदर बेच दिया था। और ये एक तस्वीर है, ये पंचेन लामा है, मैंने अभी जो आपको बताया ये पंचेन लामा है, जो दूसरे नंबर के धर्मगुरु हैं तिब्बत के, ये पंचेन लामा है। चीन की सरकार ने इनको गायब करवा दिया है। और फिलहाल का मौजूदा संदर्भ क्या चल रहा है चीन और तिब्बत के मामले को लेकर, दलाई लामा तिब्बत की आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन वह युद्ध के फेवर में नहीं है, वो शांति प्रिय तरीके से इस चीज का हल चाहते हैं। वो जो बोलते हैं ना बुद्ध के बारे में, तथागत के बारे में बोलते हैं ना, जो करुणा के सागर, वास्तव में दलाई लामा करुणा के सागर हैं। और दलाई लामा की एक और खास बात बता देता हूँ आपको, वो बौद्ध धर्म के इंटरनेशनल एडवोकेट माने जाते हैं। दलाई लामा बौद्ध धर्म के इंटरनेशनल एडवोकेट माने जाते हैं। और अभी फिलहाल के लिए जापान और ऑस्ट्रेलिया, जो एक क्वेड ग्रुप बनाया गया है, जिसके अंदर 4 देश हैं, भारत है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है और यूएसए है। और इसमें ऑस्ट्रेलिया और जापान खुलकर तिब्बत और ताइवान के समर्थन में आ गए हैं। भारत और यूएसए का आना अभी बाकी है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं भारत और यूएसए जल्दी ही तिब्बत के समर्थन में आएंगे, और वो तिब्बत के लोगों की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ेंगे। वहाँ पर इतना नरसंहार हुआ है, कम से कम 10 लाख लोग चीन की सरकार ने वहाँ पर मार दिए, हजारों लोग वहाँ पर सुसाइड कर गए। इतने अलग अलग तरीके से लोगों का मर्डर किया गया, किसी के कान काट दिए, किसी की आंखें फोड़ दी। आपने एक मूवी देखी हो तो टैंगो चार्ली मूवी, कभी वो देखना। उस मूवी के अंदर बिल्कुल ही जो बोडो लोग होते हैं उनके मारने का जो तरीका दुश्मनों को, चीन ने बिल्कुल वही तरीका अडॉप्ट किया। उन्होंने बहुत निर्दयता से, बहुत बुरी तरीके से वहाँ पर महिलाओं का रेप किया, बच्चियों का रेप किया, उनको गायब करवा दिया।
और भी बहुत कुछ। तो उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी साथियों। हम मिलेंगे बहुत ही जल्द, तब तक के लिए नमस्ते।